हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है संडे और संडे को होता है वीकली रिवीजन। तो 27 जनवरी से 2 फरवरी तक यानी कि पिछले वीक का हम लोग आज करेंगे रिवीजन। पुराना वही रूल है कि आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सबसे पहले आंसर करने का कोशिश करना है, और उसके बाद मैं आपको डिटेल में तो बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, लेकिन एंड में आपको अपना स्कोर ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि कितना आपने सही अटेम्प्ट किया है। ये टॉप 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, पूरा निचोड़ रहेगा पिछले सप्ताह का। तो इनसे जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ उसको आप ईमानदारी से जितने भी क्वेश्चन कर पाए हो उसको कमेंट करके लास्ट में बता देना। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर भी कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर तो मिलेगी ही, तो आप यहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। चलिए शुरुआत करते हैं। 26 जनवरी को भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही से शुरुआत करते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस था कौन सा? 76वां। 76वां गणतंत्र दिवस था, और इस गणतंत्र दिवस से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। क्या? सबसे पहले तो थीम ही पूछी जाएगी। थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये थीम के साथ ये गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक है। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत गणतंत्र हुआ था, मतलब अपना संविधान लागू हो गया था और राष्ट्रपति का पद आ गया था। जहां पर सर्वोच्च पद किसी जनता के द्वारा डिसाइड हो वो होता है गणतंत्र, है ना। मतलब वहां पर जनता के द्वारा है सबसे बड़ा तंत्र। जहां सबसे जो सर्वोच्च पद है वो जनता के द्वारा ना हो, पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू हो, वो होता है राजतंत्र। ठीक है, जैसे ब्रिटेन वगैरह में भी है। खैर, 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराया जाता है, जबकि 15 अगस्त को क्या होता है, तिरंगा ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति 26 जनवरी को राजपथ पर, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, कर्तव्य पथ पर यहाँ पर तिरंगा फहराते हैं। और वो लाल किले पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को करते हैं ध्वजारोहण। ठीक है। इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि प्रभाबो सुबियांतो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला क्वेश्चन, 28 जनवरी 2025 को कहां पर भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला शुरू हुआ? बोई मेला कहां पर हुआ भाई? बोई मेला सबसे बड़ा पुस्तक मेला है ये। ठीक है। तो ये सबसे पुराना भी है, बड़ा भी है। तो ये कोलकाता में होता है। कोलकाता जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। ये बोई मेला है, साल्ट लेक सिटी कोलकाता में 28 जनवरी से 9 फरवरी तक चल रहा है, अभी भी चल रहा है। 48वां संस्करण है ये। ठीक है। और एनईएस नेशनल एजुकेशन काउंसिल के द्वारा ये होता है आयोजित। अगला, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, बताइए कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर खोला जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा? वही जगह है जहां पर अनंत अंबानी की शादी हुई थी। बताओ कौन सी जगह है? तो वो जगह है जामनगर, गुजरात। जामनगर डेटा हब बनेगा दुनिया का, सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। ठीक है। और इंडिया का डेटा यहाँ पर रखा जाएगा। खैर, तो गुजरात के जामनगर में ये बनेगा, और इसके लिए एनवीडिया कंपनी के साथ समझौता किया है। किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अगला, डीप ओशन मिशन के तहत भारत ने अपनी पहली मानव पनडुब्बी लॉन्च करने की घोषणा की। ये कितने मीटर की गहराई तक जाने का लक्ष्य बना करके चल रही है? तो भारत डीप ओशन मिशन जो शुरू किया जाएगा वो पहली मानव पनडुब्बी होगी, मतलब ऐसी समर्सिबल होगी जिसमें मनुष्य जाएंगे, और डीप ओशन मिशन है मतलब कि ओशन के डीप में जाएंगे, ये सागर की गहराइयों में जाएंगे। और कितनी गहराई में जाएंगे? 6000 मीटर, या कहें 6 किलोमीटर। और इसीलिए इसका नाम रखा गया है मत्स्या, मत्स्या 6000। ठीक है ना, मत्स्या 6000 ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है। तो ये जाएगा 2026 तक। ठीक है। यहाँ पर देखिए समुद्रयान होगा ये, और मत्स्या 6000 इसका नाम होगा। ठीक है। तो 6000 मीटर गहराई में जाएंगे, 500 मीटर के तहत पहले चरण में, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन ये काम कर रहे हैं। अगला, निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला वनडे ऑफ द ईयर चुना गया है? आईसीसी महिला वनडे ऑफ द ईयर का खिताब मिला है इस बार स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा को। दो भारतीय को महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर, मतलब टीम ऑफ द ईयर में शामिल की गई हैं। जो आईसीसी की महिलाओं की टीम ऑफ द ईयर चुनी गई है कि 2024 की जो सबसे बेस्ट टीम रही है उसमें दो भारतीय खिलाड़ी महिलाओं की रही हैं। कौन कौन? स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। पुरुष टीम में, आईसीसी के पुरुष वनडे टीम में कोई भी भारतीय नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द ईयर ये चुना गया है आईसीसी का,
लास्ट ईयर के लिए। चलिए, तो 13 मैचों में 747 रन इन्होंने बनाए हुए हैं स्मृति मंधाना ने। अगला, वर्ष 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई? पद्म पुरस्कार वाली वीडियो जरूर देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस बार जो है टोटल 139 को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई। इसका राइट आंसर 139 होगा। इसी को अब थोड़ा सा तोड़ते हैं। इस बार 113 को दिया जाएगा पद्मश्री। पद्मश्री दिया जाएगा 113 को। इसके बाद 7 को दिया जाएगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण दिया जाएगा 7 को, 7 विभूतियों को। और 19 को दिया जाएगा पद्म भूषण। पद्म भूषण दिया जाएगा 19 को। तो टोटल जोड़ो, 113 प्लस 7 यानी 120 और 19 जोड़ोगे तो 139। टोटल 139 को पद्म सम्मान दिया जाएगा। अभी 2025 के लिए भारत रत्न की घोषणा नहीं हुई है जब मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है मिल जाए, या हो सकता है किसी को ना मिले इस बार। पिछली बार 5 को मिला था भारत रत्न। खैर, तो ये अभी तो अनाउंसमेंट किया गया है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा अनाउंस किया जाता है। आगे 1-2 महीनों में जब भी खाली टाइम मिलता है राष्ट्रपति भवन में बुला करके सबको सम्मानित कर दिया जाता है। कोई भी विजेता राशि नहीं मिलती है, ये बात ध्यान रखना। ये सभी सिविलियन अवार्ड्स हैं। सिविलियन अवार्ड्स में कोई भी प्राइज मनी नहीं दी जाती है। अगला, यहाँ पर 7 पद्म विभूषण विजेता है, इनका देख लीजिए नाम। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो पद्म विजेता है पुरस्कार के, उनको आप वीडियो जो मैंने बना करके दी है उसको देख लेना। तो दुर्वुर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा क्षेत्र से तेलंगाना के हैं, इनको पद्म विभूषण मिलेगा। रिटायर्ड जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेहर, इनको मिलेगा लोक सेवा के लिए। और कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनको कला के लिए मिलेगा, गुजरात की हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के लिए मिलेगा। एम.टी. वासुदेवन नायर शिक्षा और साहित्य के लिए मिलेगा, केरल के हैं। और मरणोपरांत इन्हें मिलेगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पा चुके थे। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत मिलेगा व्यापार उद्योग के लिए, ये मारुति सुजुकी कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं। पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है, 2007 में मिला था, और अब पद्म विभूषण भी मिला है। श्रीमती शारदा सिन्हा जी मरणोपरांत मिलेगा, बिहार कोकिलंग नाम से जानी जाती थी, कला के क्षेत्र से हैं। और अभी हाल फिलहाल में छठ जब पूजा चल रही थी तो उस दौरान इनका निधन हुआ था। अगला, जनवरी 2025 में किसको इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? इंडिया एम्बेसडर टू इजराइल किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताइए किसे नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया है किसे? जितेंद्र पाल सिंह को। जितेंद्र पाल सिंह, यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने। जितेंद्र पाल सिंह अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू द इजराइल। तो ये इंडिया के एम्बेसडर होंगे इजराइल में, ठीक है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये सूचकांक नीति आयोग की है। नीति आयोग ने जो फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स जारी की है राज्यों की, ये किसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, कौन सा राज्य ज्यादा डेप्थ में नहीं डूबा हुआ है। तो इस रिपोर्ट में टॉप पर रहा है उड़ीसा। उड़ीसा की स्थिति बेहतर है, ठीक है ना। तो ये जो है ये टॉप में है। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ है, फिर गोवा है। ये टॉप ऐसे स्टेट हैं जो अपनी बेहतर स्थिति बनाए हैं, फाइनेंशियल हेल्थ बना रखे हैं। तो ये टॉप 3 का नाम आपको याद रखना है। खैर, इसमें कुछ और कैटेगरीज में जारी किया गया, जैसे फर्स्ट में अचीवर राज्य में तो 1 से 5 में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात रहा। सेकंड में फ्रंट रनर में 6 से 10 रैंक तक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक रहे। फिर परफॉर्मर में 11 से 14 रैंक तक रखा गया। एस्पिरेशनल में 15 से 18 रैंक तक वालों को रखा गया। अगला, हाल ही में किस देश की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा शुरू किया? ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा, ये भारत और किस बॉर्डर पर, भारत के किस देश के बॉर्डर पर शुरू किया गया? बीएसएफ ने शुरू किया है पाकिस्तान बॉर्डर पर, ठीक है ना, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर। गर्मियां ठंडी बढ़ रही है, तो ठंडी के आड़ में, कोहरा के आड़ में कहीं घुसपैठ ना हो जाए, इससे बचने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की गई है, जिससे अवैध घुसपैठ को रोका जा सके, ठीक है। 22 से 29 जनवरी तक चलाया गया। बीएसएफ की बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और जीवन पर्यंत कर्तव्य इसके मोटो है इसका। 25 जनवरी 2025 को भारत का पहला हृदय या फेफड़ा प्रत्यारोपण करने वाले विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ का निधन हो गया। इनका क्या नाम था? तो बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस हृदय रोग विशेषज्ञ, भारत के पहले हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर के एम चेरियन, इनका निधन हो गया है। देखिए, के एम चेरियन
पायनियर ऑफ इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल कोरोनरी आर्टरी सर्जरी पास्ट अवे। इनका निधन हो गया है साथियों 1975 में। भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी इन्होंने की थी। 20 इराकी बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा करने के लिए भी फेमस थे। फ्रंटियर मेडिविले नामक एक चिकित्सा विज्ञान पार्क की इन्होंने स्थापना की है। अगला, अच्छा, इन पर एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है हैंड ऑफ गॉड। हैंड ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान बनकर के कईयों की जान बचाए थे। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस बार चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये 2024 के मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। ओडीआई टीम में किसी भारतीय पुरुष खिलाड़ी का नाम नहीं है, लेकिन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नाम है। कौन है? जसप्रीत बुमराह। अच्छा, जो आईसीसी का पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतता है उसे कहते हैं कि सर गारफोल्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है। तो सर गारफोल्ड सोबर्स ट्रॉफी ये जीत गए हैं। ये जीतने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज हैं। हालांकि आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाले ये पांचवें व्यक्ति हैं, ठीक है, पांचवें खिलाड़ी हैं भारत के। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये दिया जाता है। और वहीं अफगानिस्तान के अजमतुल्ला अमरजई को वनडे में उनके प्रदर्शन के लिए आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। अगला, 76वें गणतंत्र दिवस पर किसकी झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? इस पर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। दो टाइप से क्वेश्चन बने हैं इस बार, तो इस बार आपको दोनों टाइप का याद रखना है। एक तो पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में, जिसके लिए वोटिंग कराई गई थी, लोगों पर, जनता पर छोड़ दिया गया था किसे चुने, उसमें भी हालांकि उत्तर प्रदेश ही टॉप पर रहा। और एक जो गवर्नमेंट चुनती है उसमें भी उत्तर प्रदेश ही टॉप पर रहा। लेकिन सेकेंड और थर्ड पोजीशन में यहाँ पर चेंजेस आए हैं और सेकेंड और थर्ड पोजीशन पूछा जाएगा तो आप बताना। खैर, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार पूछा जाएगा तो तुरंत उत्तर प्रदेश लगा देना है, बिना कुछ सोचे, उसमें टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन जब यहाँ पर पूछा जाए कि देखिए रिपब्लिक डे पर दूसरे नंबर पर कौन रहा, तो दूसरे नंबर पर पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में जहां वोटिंग कराई गई माई जीओवी पोर्टल पर, तो उसमें गुजरात दूसरे पर रहा, तीसरे पर हरियाणा रहा। उत्तर प्रदेश को 40% वोट मिले, गुजरात को 35%, 5% वोट मिले हैं हरियाणा को, शेष 3% बिहार को, आंध्र प्रदेश को, ऐसे से फिर वोटिंग मिले हैं सबको। लेकिन उत्तर प्रदेश टॉप पर, गुजरात दूसरे, तीसरे पर हरियाणा रहा। लेकिन जब ओवरऑल कैटेगरी की निकाली गई रैंक, तो ओवरऑल कैटेगरी में जैसे कि हर बार विजेता चुना जाता था अभी तक, उस बार वाले में सबसे पहले उत्तर प्रदेश की झांकी को, दूसरे नंबर पर त्रिपुरा की झांकी को और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की झांकी को पुरस्कार मिला। आगे अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। खैर, यहाँ वोटिंग में इनको याद रखना, लेकिन एक बात याद रखना, पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में है ये। अगला, और अपनी पुस्तक आ गई है, इस पुस्तक को जल्दी से फटाफट से ऑर्डर करो। इस बुक को आप यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट लिख करके दिख के आ रहा है ना, उसको जाकर के क्लिक करके ऑर्डर करो, क्योंकि आज लास्ट दिन है। आज के लिए ऑफर खोला गया था 2 दिन के लिए, आज उसका आखिरी दिन है। जाकर के इसको ऑर्डर करो, नहीं तो कल से प्राइजेस फिर से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है ऑफर, आप इसका फायदा उठाइए। किस राज्य में गुलियन बैरे सिंड्रोम के मामले सामने आए? तो गुलियन बैरे सिंड्रोम या जीबीएस, ये एक नया मामला आया है, नया प्रकार का रोग है, महाराष्ट्र में फैल रहा है, पुणे में, और इससे बहुत सारे केसेस आए हैं, कईयों की मृत्यु भी हो गई है। खैर, एक दुर्लभ तंत्रिका विकार है ये, इसमें जो अपना प्रतिरक्षा प्रणाली होता है वो इसमें इफेक्ट होता है। तो इससे अभी कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, इस पर जांच जारी है। हालांकि ये स्प्रेड अभी नहीं हो रहा है ज्यादा तेज। जनवरी 2025 में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने कितने संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी? इस पर भी मैंने आपको डिटेल वीडियो दी थी। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जो जेपीसी के पास मामला भेजा गया था, वो जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने 14 महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। 14 महत्वपूर्ण संशोधन में इन्होंने बताया क्या क्या चीजें सुधार की जाए, उसके बाद वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम बन सकता है, मतलब बिल पास हो सकता है। अब ये आपको दिख रहे हैं जगदम्बिका पाल जी, ये हैं इस जेपीसी के अध्यक्ष, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि वक्फ बोर्ड के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए वक्फ बोर्ड की बिल पर यह बनाई गई थी कमेटी। इस कमेटी में पहले तो 31 मेंबर थे, फिर उसके बाद फिर शौकिया साहब थे, एक जितिन शौकिया या क्या नाम था, इन्होंने कहा कि हम बाहर रहेंगे भाई, तो यहाँ से ये हट गए, तो अब 30 सदस्य इसके बचे हुए हैं, ठीक है। खैर, जगदम्बिका पाल इसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष पूछा जाएगा तो अध्यक्ष का नाम बताना। वक्फ अधिनियम में नए वाले में कुछ चीजें सुधार करके बताई गई हैं, और वो चीजें अगर जानना चाहते हो तो आप वीडियो देखिएगा, वो डिटेल्स जो मैंने बनाई हुई है उसमें मिल जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में आप इतना जानो कि कुछ कुछ बड़े जो संशोधन है, जैसे पहले राज्य सरकार को अब ये अधिकार दे दिया जाएगा, पहले जो
डीएम को अधिकार देने की बात की गई थी कि राज्य का जो किसी डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होगा वो कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई भी संपत्ति कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है कि नहीं, वो कलेक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन अब इस संशोधन में कह दिया गया कि राज्य सरकार को अधिकार है कि कोई अधिकारी नियुक्त कर दे और वही अधिकारी डिसाइड करे। मतलब वो कलेक्टर भी हो सकता है, राज्य सरकार ही कलेक्टर भी वहां पर अपना रखती है, तो हो सकता है राज्य सरकार कलेक्टर को ही जिम्मेदारी दे दे, हो सकता है राज्य सरकार किसी और को जिम्मेदारी दे दे, लेकिन पावर राज्य सरकार के हाथ में चली जाए। दूसरा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम समुदाय को शामिल करने की बात की गई थी। तो जो अनिवार्य कहा गया था, ये अनिवार्य को हटा दिया गया है बिल से, और ये कहा गया है कि 3 रहेंगे, 3 में 1 पढ़ा लिखा कोई जानकार होगा, विद्वान होगा, और 2 और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटे मोटे संशोधन करे गए। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का उद्घाटन संस्करण किसने जीता? मतलब पहला संस्करण किसने जीता? महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण जीत लिया है किसने? ओडिशा वॉरियर्स ने। ओडिशा भाई देखो हॉकी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, यही वजह है कि हॉकी के लिए वहां पर राउरकेला में एक स्टेडियम भी बनाया गया है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ओडिशा सरकार ने कई सालों तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम और भारतीय महिला हॉकी टीम इनको स्पॉन्सर भी करने का घोषणा किया था ऑफिशियली। खैर, यहाँ पर ओडिशा वॉरियर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को हरा करके पहली महिला हॉकी लीग जीत ली है। महिला हॉकी लीग ठीक वैसे ही है जैसे आप क्रिकेट की लीग सुनते हो, आईपीएल हुआ, डब्ल्यूपीएल हुआ, बैडमिंटन का लीग सुनते हो, फुटबॉल का, कबड्डी का लीग सुनते हो, ऐसे ही हॉकी का लीग है। ठीक है ना? तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड सविता पूनिया ने जीता हुआ है। अगला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 29 जनवरी को अपना कौन सावा मिशन लॉन्च करके एक ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है? तो देखिए, इसरो ने 29 फरवरी को अपना सेंचुरी लगाया, 100वां इसने सैटेलाइट लॉन्च किया है। 100वां सैटेलाइट इसरो का हो चुका है। इसरो 1969 में 15 अगस्त को स्थापित हुआ था और अब तक अपना 100 सक्सेसफुल प्रक्षेपण कर चुका है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया, और ये था GSLV F-15 रॉकेट, जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया जो उपग्रह, जो सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का नाम था NVS-02। NVS-02 ये सैटेलाइट लेकर के गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो ठीक है, अगला, जनवरी 2025 में किस राज्य में 5 दिवसीय सांभर फेस्टिवल आयोजित हुआ? सांभर फेस्टिवल, सांभर कहाँ पर है भाई? सांभर आप कहोगे राजस्थान में। राजस्थान में सांभर झील है, वहीं पर सांभर महोत्सव होता है। सांभर झील की खास बात यह है कि भारत की सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, सांभर झील। तो यहाँ पर 5 दिवसीय ये महोत्सव आयोजित किया गया है। इस महोत्सव की शुरुआत अभी 2023 को हुई थी। वैसे रामसर साइट 1990 जो ये सांभर झील है 1990 में रामसर साइट में शामिल किया गया था, ये पॉइंट भी याद रखना। रिवीजन है भाई, तो रिवीजन आप करते रहो। ठीक है ना, हर पॉइंट को रिवाइज करो जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर गरीबों और वंचितों के लिए इंदिरा अम्मा इंदु आवास योजना शुरू की? तो इंदिरा अम्मा इंदु आवास योजना ये शुरू की है तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना के राज्य सरकार ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 4 प्रमुख योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें 3 तो प्रमुख है जिनको आपको याद रखना है, चौथा तो एक अनाउंसमेंट है टाइप का। तो ये 4 में देखिए कि रायथू भरोसा है, जो पात्र किसानों को कृषि योग्य भूमि के लिए प्रति एकड़ 12,000 रुपए का वित्तीय मदद करेगी। एक है इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा, जो कि भूमिहीन किसान मजदूर परिवारों को सालाना 12,000 रुपए की मदद करेगी। और एक है इंदिरा अम्मा इंदुलू, जो बेघर, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए एक आवास योजना है, और घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल हेल्प किया जाएगा। एक है राशन कार्ड के लिए। ठीक है ना, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसको अनाउंस किया है। अगला, यूएई ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष यानी ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया है? ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा। ईयर ऑफ कम्युनिटी यूएई के द्वारा वर्ष 2025 को डिसाइड किया गया है, क्योंकि ये चाहते हैं थोड़ा सा और कनेक्टिविटी बढ़े ग्लोबल से, है ना? तो एकता, समावेश, सामाजिक सामंजस्य, इनको बढ़ाने के लिए समाज में इन्होंने ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया है। इसके लिए इन्होंने नारा दिया है हाथ में हाथ, या कहें हैंड इन हैंड। ठीक है, चलिए अगला, यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो 86वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतरराज्यीय टेबल टेनिस को पुरुष एकल को जीत लिया मानुष शाह ने। पुरुष एकल देखिए, ये मानुष शाह ने जीत लिया हुआ है, मनीष शाह है, और दिया चितले ये जीती हुई हैं महिला एकल का खिताब।
मिक्स्ड युगल यानी मिक्स डबल्स में पोयमंती वैश्या और आकाश पाल ने जीता हुआ है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया था, नेशनल लेवल का टेबल टेनिस का चैंपियनशिप था। ठीक है, अगला, हाल ही में किस देश के एआई मॉडल डीप सीक के लॉन्च होने से अमेरिका के शेयर मार्केट में $1 ट्रिलियन का नुकसान आया? तो एआई मॉडल है डीप सीक, चाइना ने लॉन्च किया, अमेरिका की मार्केट ढह गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी लॉन्च कर रखा है और इसकी चैट जीपीटी के ऊपर इतना लोगों को भरोसा आया कि भाई वो सोचे कि अब अगला युग अमेरिका का फिर भी रहने वाला है, आगे फिर रहने वाला है अमेरिका का। सब भर भर के खूब पैसा लगाए थे और ओपन एआई अपना सब्सक्रिप्शन बेच रहा था। लेकिन एक डीप सीक आया चाइना का और चाइना ने ऐसा कॉपी पेस्ट मारा कि ओपन एआई के चैट जीपीटी की तरह ही सारी सुविधाएं दिया और वो भी कहा फ्री में देंगे। और जब फ्री में देने की बात आई तो जितने लोग उधर पैसा लगाए थे वो सब पैसा निकालने लगे। नतीजा ये आया कि डीप सीक एआई चैटबॉट जो है इसकी वजह से, जो कि चाइना में लॉन्च हुआ, अमेरिका की मार्केट गिर गई, $1 ट्रिलियन होगी। ठीक है, अगला, गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने ओवरऑल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? यही बात जो मैं आपको अभी समझा रहा था। तो ओवरऑल कैटेगरी में उत्तर प्रदेश रहा टॉप पर, त्रिपुरा रहा है सेकंड पोजीशन पर और आंध्र प्रदेश की झांकी रही है थर्ड पोजीशन पर। तीनों राज्यों की झांकियों की थीम क्या है ये बात ध्यान रख लेना। जैसे उत्तर प्रदेश की तो महाकुंभ थी, महाकुंभ पर यह आधारित थी और महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ये इसकी थीम थी। ये आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि दोनों ही टाइप में इन्होंने पहले स्थान हासिल किया उत्तर प्रदेश की झांकी ने। दूसरा स्थान त्रिपुरा का रहा, त्रिपुरा में खार्ची पूजा पर आधारित ये झांकी थी। अगर किस पर आधारित पूछा जाएगा तो खार्ची पूजा बताना। थीम पूछा जाएगा डायरेक्टली तो थीम मतलब शाश्वत श्रद्धा। त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा यानी खार्ची पूजा, ये इसकी थीम थी। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की झांकी रही। आंध्र प्रदेश की थीम थी एतिकोप्पका बोम्मालू, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने। ठीक, चलिए अगला, और पीपुल चॉइस कैटेगरी मैंने आपको अभी बताया ही था। अगला, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मनोज सिन्हा ये कहाँ के उपराज्यपाल हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हारमोनी पैदा करने के लिए, पीस और हारमोनी के लिए। ठीक है, तो पूरा नाम है इस अवार्ड का महाराजा हरि सिंह पीस एंड हारमोनी अवार्ड 2024-2025, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के द्वारा दिया गया। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर किसे चुना गया और शुभंकर लॉन्च किया गया, ये कहाँ आयोजित होगा? तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप ये होगा तमिलनाडु में और इसी साल भारत मेजबानी करने जा रहा है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की और वो होगी नई दिल्ली में। ये बात ध्यान रखना। मस्कट चुना गया है जिसे, वो ये है एक चक्के पर दौड़ता हुआ हाथी, ये है मस्कट इस बार का। ये पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है, पैरा एथलीट के लिए है, राष्ट्रीय लेवल का होगा 17 से 20 फरवरी के बीच। और जो विश्व चैंपियनशिप होगा वो भी इस बार भारत में होगा, पहली बार भारत मेजबानी करेगा। ये 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा नई दिल्ली में। ठीक है, अगला, भारत की प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट्ट का निधन हो गया, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो लतिका कट्ट जो है ये ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। ये बहुत ही फेमस मूर्तिकार थी। ओके, लतिका कट्ट ये आपको दिख रही हैं, कई सारी मूर्तियां इन्होंने बनाई हुई थी, कई सारे अवार्ड भी पा चुके हैं। ललित कला अकादमी के भी कई अवार्ड ये पा चुके हैं राज्यों के द्वारा और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी भी पुरस्कार ये पा चुकी हैं 1980 में। मकर संक्रांति नहान के लिए ये 2010 में बीजिंग कला द्वैवार्षिक पुरस्कार भी पाई थी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई 2024-25, इससे ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 इसको जारी किया है निर्मला सीतारमण जी ने, लेकिन तैयार किया है वी अनंत नागेश्वरम ने। वी अनंत नागेश्वरम ने इसे तैयार किया है। तैयार मतलब क्या हुआ भाई? मतलब ये कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है वो ये आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट तैयार करता है, लेकिन उसको टेबल कौन करती है? टेबल करती है फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसको टेबल किया। आज बजट पेश हुआ और इस बजट पर मैंने आपको डिटेल से वीडियो दी है। आज नहीं, मतलब 1 फरवरी को कल पेश हुआ था। आज मतलब जब आप वीकली देख रहे हो तब तो वीडियो आ ही गए। तो कल की वीडियो जो बजट वाली आई है उसको जाकर के जरूर देखिए। पूरा डिटेल एनालिसिस से मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, क्या टैक्स स्लैब है, किसको क्या मिलने वाला है, क्या चीज़ सस्ती हुई है, क्या महंगी हुई है, सब बताया है। और बजट में कहाँ कहाँ से पैसा आया है, कहाँ कहाँ एक्सपेंस हुआ, सब बताया।
तो वी अनंत नागेश्वरन जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ये तैयार किए और इन्होंने लॉन्च किया। और वही पुरानी बात, 3 दिन से अगर वीडियो देख रहे होगे तो रोजाना हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक जो सर्वे रिपोर्ट है, ये भारत की हेल्थ रिपोर्ट होती है। और भारत की हेल्थ रिपोर्ट मतलब कि भारत की इकोनॉमिक हेल्थ रिपोर्ट होती है। ये बताती है कि हम लोगों ने पिछले साल कहाँ कहाँ पर कितना खर्च किए, आगे कहाँ कहाँ पर कितना खर्च करने की, हमें किस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस हिसाब से हम लोग ग्रो करने वाले हैं, पूरा स्थिति ये बताती है। ये 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.3 से 6.8% बताए हुए हैं। ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है ये सच सच बताती है। ठीक है ना, कहते नहीं जो बोलना सच सच बोलना, सच के सिवा और कुछ मत बोलना, ये वही रिपोर्ट होती है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, इसीलिए कहते हैं इसे भारत की हेल्थ इकोनॉमी रिपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला। और भी जो भी पॉइंट हैं वो पॉइंट आप वीडियो में भी देख सकते हो, इस पर मैंने वीडियो भी दी थी और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पीडीएफ में भी। हाल ही में कहाँ पर पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? तो पहला रायसीना मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट समिट ये हुआ यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के यानी कि जयशंकर साहब विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं, वो गए हुए थे यहाँ पर और उन्होंने 28 और 29 जनवरी को अबू धाबी में इस समिट में हिस्सा लिया। अब इस पर सीपीए पर भी हस्ताक्षर हुए और उस पर भी बातचीत चली, कुछ और मुद्दे उसमें जोड़े गए। सीपीई से यानी कि जो अपना व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता था, उस पर 1 मई 2022 को ये लागू हुआ था। ठीक है, भारत और यूएई के साथ। अगला, हाल ही में कहाँ के प्रतिष्ठित चिनार के पेड़ों को जियो टैग किया गया? चिनार के पेड़ जो हैं ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और इनकी अभी जियो टैगिंग की गई है। जियो टैग इनको किया गया है और जिसे संरक्षित की जा सके। ठीक है, डिजिटल ट्री आधार पहल जम्मू कश्मीर वन विभाग ने शुरू की है, वन अनुसंधान संस्थान ने, उसी के तहत जियो टैगिंग की गई है। अगला, हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, इसके लिए कुल परिव्यय कितना रखा गया? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए 34,300 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। ठीक है, और ये परिव्यय खनिज सेक्टर को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए ये खर्च किए जाएंगे। ठीक है, और देखिए 2024-25 से 2030-31 तक के लिए खर्च किए जाएंगे 7 वर्षों में। अगला, हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया? देखो, अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव अगर पूछा जाए तब तो आप बताना नेपाल, और अगर पूछा जाए पश्मीना साल, कहाँ के पश्मीना साल को जीआई टैग मिला है, तब आप बताना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पश्मीना साल को जीआई टैग मिला है, लेकिन पश्मीना महोत्सव नेपाल में मनाया जाता है। ठीक, तो अब ये थे साथियों टॉप 30 क्वेश्चंस। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं अभी तक जनवरी मंथ के आए हुए, इनका आप रिवीजन कर सकते हो, मैं छोड़े जा रहा हूँ। और ये टॉप 30 क्वेश्चन से, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल की बजट की वीडियो जरूर जा करके देख लेना पहले फुर्सत में, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। और बाकी सारी डिटेल आपको पीडीएफ में दी ही जाएगी और आप बुक को भी ऑर्डर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।